हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया गया होगा वहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे और जितने भी तरीके के उसमें कंक्लूजन या कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही होगी आप लोगों तो आप लोग पूछने के लिए तत्पर होंगे। ठीक है, या समझ में आ गया होगा तो फिर पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, तो बेटर देन मस्ट बी हैव ये होता है कि जैसे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार रिवाइज जरूर करिए। क्यों, तात्पर्य क्या है रिवाइज करने के लिए? क्योंकि रिवाइज से क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई एक टॉपिक हमने लिया, उसको पढ़ा। ठीक, जैसे कि कोई भी टॉपिक, अभी हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे थे? विदेशी यात्री, सॉरी, गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है, गैर धार्मिक साहित्य, ठीक, ये हम पढ़ा रहे थे। तो क्या होता है कि जब हम गैर धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य होते हैं वो तो हम बता दिए। तो कुछ जैसे दो एक साहित्य मान लो कभी काल छूट गए या कि हम बताए उसके बारे में क्लियर नहीं हुआ, तो वो चीज़ें क्या होती है, जब एक बार उसको आप रिवाइज करेंगे या नोट बनाएंगे अपना। और एक चीज़ कि नोट्स जरूर आप लोग बनाइएगा, नोट्स जो है आप लोग जरूर बनाइएगा। क्यों? क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज करने से क्या होगा कि आपके सारे टॉपिक क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप सभी के समझ में आ गया है। ठीक है, क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो करने से पहले 2-4-10 बार हमारे मन में ये भावना जरूर आती है कि पता नहीं इसको करने से क्या होगा। ठीक है, 2-3 शब्द ऐसे हैं जैसे क्या, क्यों और कैसे। यानी कि क्या इसको करने से फायदा है, या क्यों इसको किया जाए, या कैसे किया जाए। ये कुछ ऐसे प्रश्न है कि जो मन में एक विचित्र सी भावना को क्या करते हैं, ये उत्पन्न कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उत्पन्न भावना होती है मन में क्या एक ठेस पैदा करती है। क्या करती है? ठेस पैदा करती है। लेकिन जब कोई चीज आप रिवाइज करिए, ठीक है, तो एक मन में जब सवाल उठे क्या मैं कर पाऊंगा, क्या आया ना, या मैं ही क्यों कर पाऊंगा, या कैसे मैं कर पाऊंगा, तो वही तुरंत ध्यान आना चाहिए। इन तीनों का सलूशन एक है और वह है विश्वास। ठीक है, विश्वास। व्यक्ति को जिस दिन अपने ऊपर भरोसा और विश्वास हो गया, दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी एग्जाम में उसे बैठ करके क्लियर करने से नहीं रोक सकता। समझ में आया? तो ये क्या होता है, एक मतलब बेहतर तरीका, यानी कि भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी चीज को अपने लाइफ में उतारने के लिए। तो जब किसी दिन ये सोच मन में पैदा हो जाए इस तरीके की, तो ये जरूर मन में ले आना और ये इन तीनों को अकेले काट करके भगा देगा। तब समझ में आएगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो गैर धार्मिक साहित्य में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था जो किसी लेखक द्वारा लिखा गया, किसी एक पर्सन द्वारा, और उसमें किस किस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक या वैधानिक या हम कहें उस तरीके की व्यवस्था, वहाँ की तात्कालिक शासन प्रणाली, ये सारी चीजें उसमें किस तरीके से मिलती हैं। ठीक है, इसी टाइप से ही तमिल में संगम साहित्य हुआ। संगम साहित्य, संगम साहित्य से क्या है तात्पर्य, यानी कि प्राचीन दक्षिण भारत
प्राचीन दक्षिण भारत में जब किसी को कोई समागम करना होता था, समागम से तात्पर्य क्या है, यानी कि बैठक, ठीक है, तो आज के समय में क्या होता है कि कवि लोग बुलाए जाते हैं। कौन? कवि लोग। और कवि लोगों से कहा जाता है कि अपना आप लोग क्या करिए, वक्तव्य दीजिए। क्या? वक्तव्य। तो वो लोग देते हैं। तो उसी तरह लगभग 50 लोग या 60 लोग या 70 लोग मिल करके उस समय दक्षिण भारत में ये लोग कवियों का समागम करते थे। क्या करते थे? समागम, या इसी को बैठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैठक। तो उन कवियों की आपस में मंत्रणा होती थी, ठीक है, मंत्रणा होती थी, और उस मंत्रणा में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों का फैसला लेते थे वो लोग। क्या करते थे? फैसला लेते थे। तो कुछ ऐसे प्रमुख संगम साहित्य हैं जिनमें कुछ पुस्तकें भी लिखी गई जो वहां के बारे में तात्कालिक जानकारी देते हैं और जो काफी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला है उसमें अगस्त्यम, अगस्त्यम, ठीक है। यह जो है अगस्त्य द्वारा लिखा गया, अगस्त्य द्वारा लिखा गया, उसमें अर्थात दक्षिण भारत के समय में यह एक महत्वपूर्ण व्याकरण, एक महत्वपूर्ण क्या? व्याकरण। और यह व्याकरण के साथ साथ, व्याकरण के साथ साथ कविता का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। महत्वपूर्ण ग्रंथ, या हम इसको कार्य भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं। तो जहां ग्रंथ मिलेगा वहां ग्रंथ ठीक कराएं, और जहां कार्य कहते हैं वहां इसको कार्य के रूप में दिखाएं, ठीक है। उसके बाद है तोलकापियम, तोलकापियम, ठीक है। इसको तोलकापियर ने लिखा था, तोलकापियर। यह इन्हीं के ही नाम पर पुस्तक है ही है, ठीक है। तोलकापियम जो है यह तोलकापियर द्वारा लिखा गया है। यह दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के प्राचीन व्याकरण एवं संगम साहित्य, या हम कहें कविता साहित्य का एक कार्य है, ठीक है, कविता के थ्रू। और ये जो अगस्त्य ने लिखा था इसमें व्याकरण के साथ साथ अक्षर मंत्रणा भी है, यानी कि अक्षरों का व्याकरण, व्याकरण तो है ही है लेकिन इसे अक्षरों का व्याकरण भी कहा जाता है। यानी कि अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने होते हैं? मिलेंगे आपको 49, लेकिन 3 प्लस उसमें एक्स्ट्रा होते हैं जिनमें टोटल मिलाकर के कितना होते हैं? 52। तो का, खा, गा में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछा जाता है तो लोगों को 49 ही पता रहता है तो 49 बता देंगे, लेकिन वो 3 जो है बता नहीं पाते, ठीक। अगला है कुरल, कुरल। इसको तिरुवल्लुवर ने लिखा था, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, ठीक है। यह जो है तिरुवल्लुवर की लिखी हुई पुस्तक है, यह दक्षिण भारत की राजनैतिक नैतिकता
सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड मानदंड पर आधारित ग्रंथ है। पर आधारित ये क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, यह एक ग्रंथ है। मणिमेखलई अगला है, इसमें मणिमेखलई। मणिमेखलई यह जो है शीतलय सत्यनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? शीतलय सत्यनार, इनके द्वारा यह लिखा गया। और यह मणिमेखलई का साहित्यिक कार्य है। कैसा कार्य है? साहित्यिक कार्य, यानी कि यह एक क्या है? साहित्यिक पुस्तक है। यह मणिमेखलई का एक साहित्यिक पुस्तक है। ठीक, अगला जो है वह है शिवका चिंतामणि। शिवा का चिंतामणि, शिवा का चिंतामणि। ठीक है, यह जो है तिरुरत्नाकर देव ने लिखा था। किसने? तिरुरत्नाकर देव। यह तिरुरत्नाकर देव द्वारा लिखा गया था और यह एक संस्कृत ग्रंथ है। संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, यह एक कैसा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप लोग जरूर बताइएगा। और इसकी जो अंतिम पुस्तक है वह है भारतम। भारतम, और यह दक्षिण भारत की, या हम कहें कि भारत की अंतिम महाकाव्य है। पेरू देवनार ने इसको लिखा था। पेरू देवनार, ठीक है, इन्होंने लिखा था। और यह भारत का अंतिम महाकाव्य है। अंतिम महाकाव्य, अंतिम महाकाव्य है। ठीक, तो ये संगम साहित्य आप लोगों को समझ में आया पूरी तरह से? तो जितने भी पुस्तकें इसमें इंपॉर्टेंट थी या जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां के मैंने पॉइंट को आप लोगों को बता दिया। ठीक, अब हम लोग इसमें विदेशी यात्रियों को पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीक, रोमन, चीनी, अरबी, इन सबों को। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। विदेशी यात्री, विदेशी यात्री ये अपने यात्रा के दौरान जब भारत में आए तो भारत में इन्होंने कुछ ना कुछ खोज की, या हम कहें कि जिस राजा के सानिध्य में ये लोग रहे उस राजा के बारे में इन्होंने जानकारी की, या उस समय के तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक या निर्यातिक या देश विदेश यात्रा या उस समय के
राजनीतिक व्यवस्था, उन पर प्रकाश डाला और कोई ना कोई एक पुस्तकें लिखा। कोई ना कोई लोगों ने क्या किया, एक एक पुस्तकें लिखी, ठीक है। रोमन, ग्रीक, चीन, अरब, ये सभी के सभी यात्री थे। ये सभी के सभी क्या थे, यात्री, ठीक है। तो ये राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हुए और इनके भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स की दृष्टि में, ठीक है। जैसे इसमें पहले हम ग्रीक लोगों को पढ़ लेते हैं। इसमें पहले थे हेरोडोटस, ठीक है। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता। ऐसा क्यों? इन्होंने ही सबसे पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी, हिस्टोरिका, ठीक है। जब यह भारत भ्रमण करने के लिए आए तो भारत भ्रमण इन्होंने किया और अपनी पुस्तक को इन्होंने लिखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रथम इतिहासकार कहा जाता है, प्रथम इतिहासकार, प्रथम इतिहासकार, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम इतिहासकार, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिका पुस्तक, ठीक है। इन्होंने अपनी इस हिस्टोरिका पुस्तक में फारसियों की तरफ से, फारसियों की तरफ से भारत के लड़ने वाले सैनिकों का वर्णन किया है, सैनिकों की जानकारी दी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो फारसियों की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, भारत के कौन सैनिक, उन सैनिकों की जानकारी या उनका उल्लेख किसमें इन्होंने किया है, अपनी हिस्टोरिका नामक पुस्तक में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। सेकंड है, ये पहले हो गए, सेकंड मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज यह जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, अब ये कैसे, क्या हुआ कि जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ 323 बीसी में, 323 ईसा पूर्व, तो सिकंदर जो है जल सेना, थल सेना दोनों लेकर के चलता था, ठीक है। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है, इसी की एक बहन थी जिसका नाम था हेलेना, ठीक है। इस हेलेना की शादी इसने चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। किससे करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य से, मौर्य वंश के संस्थापक, ठीक है, उनसे। तो ये थल सेना अध्यक्ष था। कौन था? थल सेना का अध्यक्ष, ठीक है। निरयाकस, आने से क्रेटस तथा अरिस्टोबुलस, ये इनके साथ आने वाले, यानी कि किसके? सिकंदर के साथ आने वाले यात्री थे, ठीक है। तो जब
सिकंदर की मृत्यु हो गई तो यह इस पर आक्रमण किया। किस पर? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया और वो हार गया। हारने पर जो संधि प्रस्ताव पारित हुआ उसमें हेलेना से ही चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? विवाह हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। और दहेज में जो पाकिस्तान के इस समय क्षेत्र है कांधार, ये इनको दहेज के रूप में मिला था, क्योंकि उस समय ये पूरे क्षेत्र जो आप देखेंगे पाकिस्तान का एरिया, तो पाकिस्तान एरिया के कुछ क्षेत्रों को उस समय सिकंदर ने जीता था। क्यों? क्योंकि जब राजा पोरस की हार्डे स्पीच का युद्ध हुआ सिकंदर के साथ, तो राजा आम्भिक इनकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिए थे सिकंदर के, तो उसमें कुछ एरिया को उसने जीता था। तो दहेज के रूप में हेलेना की जब चंद्रगुप्त से मौर्य से शादी हुई तो दहेज के रूप में इन्होंने क्या किया? 4 गांवों को मांग लिया, यानी कि 4 एरिया, वहां के 4 राज्य। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आने वाला, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, तैनात था, या कहें हम कि था। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने जिसकी नाम थी इंडिका। इंडिका, ठीक है। इस इंडिका में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का नक्शा, या हम कहें पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का नक्शा इसने पारित किया, या हम कहें कि इसने बनाया। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र का इसने नक्शा बनाया। ठीक, और मौर्यकालीन सामाजिक संरचनात्मक जाति व्यवस्था का इसने वर्णन किया है, या हम कहें जाति व्यवस्था के संबंध का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम इसके आगे चलते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी, ठीक है। यह पुस्तक किसने लिखी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पता चलता है कि किसी मछुआरे द्वारा, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि नदी के किनारे रहने वाले एक मछुआरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, लेकिन जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि ये ज्ञात पुस्तक नहीं है कि किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसीलिए इसे अज्ञात व्यक्ति कहा जाता है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई, जिसकी जानकारी प्रदान नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है
कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की जानकारी यह देता है तथा भारत का रोमन के साथ व्यापार, रोमन के साथ व्यापार, इसकी भी जानकारी यह हमें वस्तुनिष्ठ जानकारी के तौर पर प्रदान करता है। ठीक है। और उस समय यानी कि भारत के जो व्यापारिक दृष्टिकोण से उनके बंदरगाह थे, बंदरगाह, ठीक है, उन बंदरगाहों की जानकारी और तात्कालिक अगर हम कहें व्यापार केंद्र, व्यापार केंद्र और व्यापार केंद्र के साथ साथ व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग, और उन मार्गों में यानी कि जो बंदरगाह है केंद्र के साथ अपनी दूरी को जोड़ते थे, ठीक है, या व्यापार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, या इनकी वार्षिक मात्रा, जैसे आज के समय में क्या है, फाइनेंशियल ईयर, इस समय अप्रैल में क्या लागू हो जाएगा, अप्रैल में ये लागू हो जाएगा 25 और 26, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा है, 24-25। जैसे फाइनेंशियल ईयर जो भारत का होता है वह कब शुरू होता है, अप्रैल से, ठीक है। तो एक वार्षिक के तौर पर कितने मात्रा की बिक्री हुई या कितनी मात्रा में खरीदा गया जो भी सामान, उसका विवरण, उसका विवरण हमें किसमें प्रदान होता है, पेरीप्लस ऑफ द एरीथ्रियन, ठीक है। तो इनकी जानकारी हमें इस अज्ञात पुस्तक द्वारा प्रदान होती है, ठीक है। उसके बाद है टालेमी, टालेमी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जियोग्राफिया, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसे प्राचीन भूगोल, प्राचीन भूगोल के नाम से जाना जाता है। या अगर हम कहें कि इसमें वाणिज्यिक व्यवस्था, वाणिज्यिक व्यवस्था इसमें वर्णित है, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं चीनी यात्री, चीनी यात्री, और चीनी यात्री में पहले है फाहयान, फाहयान, ठीक है। इन्होंने भारत की यात्रा लगभग 399 बीसी से लेकर 414 बीसी के मध्य किया, 414 बीसी, 414 एडी के मध्य किया, ठीक है। बीसी से लेकर 414 मध्य एडी तक किया, ठीक। इन्होंने गुप्त काल की जानकारी, गुप्त काल की जानकारी दिया है, इन्होंने गुप्त काल की जानकारी दिया है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह भारत आया था, ठीक है। इसने क्या किया, जब यह भारत आया तो भारत आने का इसका एक मकसद था,
और वह था बौद्ध स्तूपों की यात्रा। बौद्ध स्तूपों की यात्रा यानी कि बौद्ध के जितने केंद्र थे, बौद्ध के जितने केंद्र थे उन केंद्र का दौरा, केंद्र का दौरा। इसमें जितने भी केंद्र थे भारत में उन सभी केंद्रों का इन्होंने दौरा किया और उसकी जानकारी हासिल की। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फो क्यों की। फो, ये भी एक चाइनीज भाषा में ही है। फू को की, ये इसके पुस्तक का नाम है, फूको की। ठीक है, इसमें इसने भारतीय समाज, भारतीय समाज तथा आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक स्थिति की जानकारी इसने इस फूको की पुस्तक में दिया है। किसमें दिया है? फूको की पुस्तक में इसने दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है इसमें ह्वेन सांग। ह्वेन सांग यह भी एक क्या था? चीनी यात्री था। यह जो है 629 एडी से लेकर 629 एडी से लेकर या 645 एडी तक भारत में रहा, भारत में रहा और यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया। हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की, जो कि एक चाइनीज भाषा में है। तो जो भारत का उस समय का तात्कालिक समाज था उसका श्रेष्ठ वर्णन इसने किया, श्रेष्ठ वर्णन इसने किया और इसमें जाति, धर्म, समाज, ठीक है, इन सब का वर्णन किया। और इस हर्षवर्धन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कहा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा भारत में रहा, काफी ज्यादा इसने भारत में रहा। इसने भारत को एक नाम दिया इंटू। इसने भारत को नाम दिया, क्या नाम दिया? इंटू। इंटू का तात्पर्य है चंद्रमा का देश, चंद्रमा का देश। इस इंटू का तात्पर्य होता है क्या? चंद्रमा का देश। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जब यह भारत आया हर्षवर्धन तो इसने बौद्ध तीर्थ स्थल का भ्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अपने रहने की व्यवस्था की, या कहा जाए कि यह नालंदा विश्वविद्यालय में ठहरा और वहीं से ही सारे के सारे बौद्ध ग्रंथों, पांडुलिपियों तथा स्मृति चिन्ह को इसने एकत्रित किया। क्या क्या इसने एकत्रित किया? ठीक है, ज्यादा रहने के कारण इसे यात्रियों का राजकुमार नाम दिया गया। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को? अब इसमें है अरब यात्री। अरब से आए हुए यात्री। इतन यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कल से थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास, इस वजह से कि कल से हम लोग इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये तो इनकी संक्षिप्त जानकारियां हैं कि किन से हमें क्या जानकारी भारत के बारे में
प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बाकी जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अरब यात्री में पहला है अलबरूनी। अलबरूनी, ठीक है, यह 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी या 11वीं सदी में यह भारत आया। ठीक है, इसकी जो पुस्तक है, इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी है। यह तात्कालिक भारत के रहन सहन, भारत के समाज, रहन सहन और संस्कृति का वर्णन, संस्कृति अर्थात इनके कल्चर का वर्णन किया। ठीक है, कल्चर का वर्णन किया इसने अपने किस में, इस पुस्तक में, किताबुल हिंद में। सेकंड है इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है, यह भी अरब का रहने वाला था, अरब का यात्री था। यह 1333 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, 1333 अर्थात 13वीं शताब्दी में इसने किताब उल रिहला, किताब उल रिहला, ऐसा देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिहला पुस्तक किसकी रचना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किताब उल रिहला ना लिखा हुआ मिले तो रिहला समझ करके मारने की गलती मत करना है, कहीं मार देंगे तो कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां इसका नाम आएगा इब्न बतूता का, वहां जान लीजिएगा कि रिहला नामक पुस्तक की रचना इसने ही की है। ठीक है, तो जितने भी भारत के तात्कालिक शासक थे, शासक, ठीक है, उन शासक के बारे में, उन शासक के बारे में यह जानकारी देता है, जानकारी देता है, जानकारी देता है। और सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण इनकी भी जानकारी यह प्रदान करता है। ठीक है, रीति रिवाज, धर्म वर्णन या संप्रदाय जो भी उस समय भारत में थे, उन सभी का वर्णन इसने अपनी पुस्तक में, रिहला में किया है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल से थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली टॉपिक, और थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ भी लीजिएगा पाषाण काल। ठीक है, तो यह बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा आप लोग रिवाइज किए रहेंगे तो जब हम पढ़ाएंगे तो उतना क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत, और जहाँ कोई दिक्कत होती है वह आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।